हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर। तो आज का हमारा बीएड का टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति, है ना। एक्शन रिसर्च जो पेपर है उसका टॉपिक है ये। और हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान में इसका उपयोग बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2000 ये जस्ट अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था बीएड में। तो स्टार्ट करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थ है आंकड़ों मीन्स डाटा के पूरे समूह का एक प्रतिनिधि अंक या औसत मान। जब हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं तो उन्हें एक एक करके याद करना या समझना मुश्किल होता है। ऐसे में हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो लगभग उन सभी आंकड़ों के बीच सेंटर में हो और पूरे समूह की जानकारी दे सके। इसके मुख्य रूप से 3 माप होते हैं। पहला है माध्य, जिसे इंग्लिश में मीन कहते हैं, सभी आंकड़ों का औसत मीन्स एवरेज, है ना। सेकंड है माध्यिका, मीडियन, व्यवस्थित आंकड़ों के बिल्कुल बीच की संख्या, मीडियन। बहुलक, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, बहुलक। तो ये जैसे आप छोटी क्लासेस में थे तब आपने मीन मोड मीडियन पढ़ा होगा ना मैथ्स में, कि एवरेज कैसे निकालते हैं। कुछ नंबर दिए हुए होते हैं, उनको प्लस करके फिर गिन के डिवाइड किया जाता है। और मीडियन कैसे निकाला जाता है, जो बिल्कुल बीच वाली डिजिट होती है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे कोई 6 डिजिट दे रखे हैं, है ना, 7 डिजिट दे रखे हैं ना, तो 3 डिजिट इधर छोड़ दिए, 3 डिजिट इधर छोड़ दिए, और जो बीच में जो नंबर आ रहा है वो मीडियन हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से मोड जो होता है उसमें जैसे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं 10, 30, 40, है ना। जैसे कोई नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है, जैसे 10 5 टाइम रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा बार, तो वो मोड हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान में इसका उपयोग, है ना। जो केंद्रीय प्रवृत्ति है सेंट्रल टेंडेंसी, उसका क्रियात्मक अनुसंधान में क्या उपयोग है उसके बारे में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में केंद्रीय प्रवृत्ति, मीन मोड, मीडियन का उपयोग शिक्षकों और शोधकर्ताओं द्वारा समस्याओं के त्वरित समाधान और सुधार के लिए किया जाता है। इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है इसमें, कि जो टीचर्स है, जो रिसर्चर्स है ना, उनकी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में। तो इसका फर्स्ट है शिक्षण स्तर का आकलन, असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। शिक्षक कक्षा के औसत अंक मीन निकालकर यह जान सकते हैं कि पूरी कक्षा का सामान्य शैक्षणिक स्तर कैसा है। यदि औसत कम है तो यह संकेत देता है कि शिक्षण विधि में सुधार की आवश्यकता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि टीचर पहले क्या करता है कि औसत निकालता है पूरी क्लास का, है ना, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें सुधार करता है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामान्य समस्याओं की पहचान, आइडेंटिफाई कॉमन प्रॉब्लम्स। बहुलक मोड का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि छात्र सबसे अधिक बार किस तरह की गलतियां कर रहे हैं या किस टॉपिक में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो जो सामान्य समस्याएं होती है उनकी पहचान, जो बहुलक होता है, मोड होता है, उसका उपयोग करके बच्चों की जो भी सामान्य समस्याएं हैं उनकी हम पहचान कर सकते हैं। जैसे जैसे कि बच्चा कोई भी गलती बार बार कर रहा है ना, या उसको कौन से टॉपिक में बहुत ज़्यादा, कौन सा टॉपिक उसे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो उसका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुलक के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो हमारा थर्ड पॉइंट है मध्यम स्तर के छात्रों की पहचान, आइडेंटिफाइंग मिड लेवल स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। माध्यिका, मीडियन डेटा को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिससे शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि आधे छात्र किस स्तर से नीचे हैं और आधे छात्र किस स्तर से ऊपर हैं, जिससे वे संतुलित शिक्षण योजना बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो पूरी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। कि जैसे जैसे क्लास में होता है ना, कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ जो होते हैं पढ़ने में अच्छे नहीं, थोड़े वीक होते हैं, है ना। तो इससे टीचर एक अच्छी शिक्षण योजना बना सकता है। कैसे, कि जैसे जो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले हैं उन पर कितना ध्यान देना है, और जो बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे उन पर, उनके लिए और ऐसा क्या क्या किया जाए, उनके लिए कौन सी ऐसी नई मेथड्स लाई जाए, कितना अच्छे तरीके से उन्हें और पढ़ाया जाए कि वे अपनी जो स्टडी है उसमें सुधार कर सके, है ना। तो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बच्चों को। जो मिड लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी पहचान करी जाती है इसमें, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है सुधार का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरवेंशन।
अनुसंधान के दौरान जब कोई नई शिक्षण पद्धति अपनाई जाती है तो उसे लागू करने से पहले और बाद के औसत अंकों की तुलना करके यह देखा जाता है कि शोध कितना प्रभावी रहा है। तो ये तो बहुत ही ईजी है कि अगर हम कोई नई शिक्षण पद्धति को अपना रहे हैं ना, तो उसे लागू करने से पहले भी देखा जाता है और लागू करने के बाद दोनों के जो एवरेज मार्क्स अंक है ना, उनका कंपैरिजन करके देखा जाता है कि ये जो शिक्षण पद्धति है ये कितना प्रभावी है या कितना प्रभावी नहीं है ना। तो इससे क्या होता है, जो इवैल्यूएशन होता है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव एनालिसिस। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का उपयोग दो अलग अलग समूहों जैसे लड़के और लड़कियों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए किया जाता है ताकि उनके बीच के अंतर को समझकर सुधारात्मक कदम उठाए जा सके। तो देखो, इसका तो नाम से ही क्लियर है, तुलनात्मक अध्ययन मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का कंपैरिजन किया जाता है ना, और फिर उनके बीच के जो अंतर है उनको समझकर उसमें जो भी कुछ और सुधार करना है तो उसके लिए कदम उठाए जा सके। ठीक है, हमारा 6 पॉइंट है डेटा का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा। बड़ी मात्रा में आंकड़ों को एक प्रतिनिधि अंक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में बदलकर निष्कर्ष निकाला जाता है जिससे निर्णय लेने में सुविधा होती है। फिर लास्ट में हम लिखेंगे इस पूरे आंसर का निष्कर्ष। अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो उसमें निष्कर्ष भी लिख देना, और शॉर्ट लिख रहे हो तो निष्कर्ष को छोड़ देना, ये आप ठीक है ना। निष्कर्ष लिखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान में ये माप केवल गणितीय संख्याएं नहीं हैं बल्कि यह शिक्षक को यह बताने का ज़रिया है कि उनकी कक्षा के औसत बच्चे कहाँ खड़े हैं और उन्हें सुधार के लिए किस दिशा में काम करना चाहिए। तो निष्कर्ष इसका यही है कि बस पता लगाना कि कितने बच्चे किस लेवल पर है और कितने बच्चे किस लेवल पर है। जो वीक बच्चे हैं उन पर और कितना ध्यान देना चाहिए, है ना। इसी से रिलेटेड है ये पूरा। और अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही आप कमेंट करें, क्योंकि फिर मुझे भी ढूंढने पड़ते हैं आंसर, एनालाइज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, टाइम लगता है थोड़ा। तो एग्ज़ाम से जल्दी ही बताएं आप अगर आपको चाहिए हो तो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और stay tuned with me and do subscribe my channel. Thank you so much.